प्यार अंधा होता है ऐसा सुना था और कई जगह पढ़ा भी था, लेकिन उन दोनों को देखा तो इस बात पर विश्वास हो गया, सच में प्यार अंधा होता है। प्यार ना जाति देखता है, ना अमीर देखता है और ना गरीब देखता है, वो तो बस एहसास को देखता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की रूह को छू ले। ऐसा ही प्यार राजेश और राजी के बीच में था। जहाँ राजी लंबी गोरी खूबसूरत थी, वही राजेश मीडियम कद का सांवला युवक था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। राजी जहाँ पैकिंग डिपार्टमेंट की हेड थी, वही राजेश मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर था। ऑफिस के एक फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती है। सभी अपने अपने जोड़े बनाकर डांस कर रहे हैं, लेकिन राजेश अकेले बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। शायद राजेश को भी कोई पार्टनर ना मिली हो। सारे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। इतनी शानदार पार्टी है, इतना बढ़िया ड्रिंक है, इतना अच्छा खाना है और जनाब को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना है। लेकिन राजेश ने कहा, मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। ड्रिंक लेने के बाद मैं बहक जाता हूँ, फिर मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही लूँगा, नहीं तो घर पर माँ गुस्सा करेगी। उसके सारे दोस्त हंसते हुए चले गए और डांस करने लगे। राजेश सभी को डांस करते हुए देख रहा है। राजेश उठकर राजी के पास गया और उससे पूछा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? आराम से बैठिए, ऑफिस की पार्टी है, आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, जो चाहे खा पी सकते हैं, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? कहकर वो हंसने लगी। हेलो, मेरा नाम राजी है, आपको मैंने अक्सर ऑफिस में आते जाते हुए देखा है। मेरा नाम राजेश है। दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसलिए दोनों का मिलना ना के बराबर होता है। आप अकेली हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है जो आपके साथ डांस कर सके, और आप भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। राजी ने कहा, मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। घर में माता पिता है, उनके सामने ड्रिंक करके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ऑफिस की पार्टी में अटेंडेंस दिखानी है, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। थोड़ी देर में खा पीकर निकल जाऊंगी। कम से कम आप यहाँ का खाना तो खा सकती हैं, मैं तो वो भी नहीं खा सकता। क्यों? भला इतना टेस्टी खाना तो है, मुझे तो खाने का बहुत शौक है। आप खाना क्यों नहीं खा सकते? हम लोग वैष्णव हैं, मेरी माँ प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती है, तो हम लोगों को घर के बाहर का खाना खाना मना है। तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे साथ हर समय रहती है? ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो उन्हें क्या पता? घर में एक अच्छे आदर्श पुत्र बने रहो, लेकिन बाहर कभी कभी कुछ खा सकते हो। कभी कभी रूल्स तोड़े भी जा सकते हैं। रूल्स तो बनाई ही तोड़ने के लिए जाते हैं। आज्ञाकारी बेटा होना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ममाज बॉय नहीं बनना चाहिए। आप सही कह रही है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ मुझे भी खा लेना चाहिए। भूख मुझे भी बहुत तेज की लग रही है, और वैसे भी बॉस अभी 2 घंटे से पहले किसी को निकलने नहीं देगा। घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी और भूख भी मर जाएगी। चलिए कुछ खाते हैं। दोनों ने जाकर थोड़े से स्नैक्स ट्राई किए, उसके बाद डांस किया। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। राजेश ने राजी से उसका नंबर मांगा। राजी ने अपना नंबर दे दिया। क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, राजी को नंबर देने में कोई बुराई नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी, कभी सीढ़ियों पर तो कभी कैफेटेरिया में, तो कभी कभी एक दूसरे डिपार्टमेंट में भी। अब दोनों की मुलाकात होने लगी। अब लंच टाइम में भी दोनों मिलने लगे। राजी जल्दी जल्दी अपना टिफिन फिनिश करके गार्डन एरिया में टहलने जाती, जहां राजेश पहले से उसका इंतजार कर रहा होता। दोनों थोड़ी देर गप्पे मारते, फिर अपने अपने काम पर वापस चले जाते। जहां पहले दोनों सिर्फ अपने काम में एक दूसरे की सलाह लेते थे, वही अब राजेश राजी से हर चीज़ में उसकी राय पूछने लगा। शॉपिंग पर चलना है, कपड़े खरीदना है, क्या तुम मेरे लिए मदद कर सकती हो? राजी खुशी खुशी उसकी मदद कर देती। फेस्टिवल में बहन को क्या देना है, परिवार के लिए क्या लेना है, राजी हर चीज़ में राजेश की हेल्प करने लगी। राजेश को लगने लगा राजी उसके लिए अच्छी जीवन साथी हो सकती है। दोनों को मिलते मिलते 1 साल हो गया। एक दिन राजेश ने राजी से कहा, माँ मेरे लिए लड़की तलाश रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजी ने कहा, देखो दोस्ती अलग चीज़ है और शादी अलग चीज़ है। मैं बंगाली हूँ
और तुम गुजराती वैष्णव। हमारी शादी में ऐसा ना हो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन राजेश नहीं माना। हम सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं पाता हूँ। दोनों ने अपने अपने घरों में अपनी शादी की बात की। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि राजेश का परिवार जहाँ गुजराती वैष्णव था, उनके घर में प्याज लहसुन की बात भी नहीं होती, खाना तो दूर की बात है। वहीं राजी मीट मुर्गा मछली के बिना खाना नहीं खाती थी। सबने बहुत समझाया, तरस जाओगी अपना खाना खाने के लिए, अपना कल्चर देखने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। दोनों नहीं माने और कोर्ट मैरिज कर ली। राजेश की माँ ने कहा, मैं इस शादी के खिलाफ जाऊंगी, मैं तुम्हारी बहू की शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है, मैं अलग घर लेकर रहने लगूंगा, लेकिन मैं राजी के बिना नहीं रह सकता। राजेश के पिता ने उसकी माँ को समझाया, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। हमारे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, घर राजेश की कमाई से चलता है। मेरी पेंशन अगर अभी हम खर्च करने लगे तो बुढ़ापे के लिए क्या बचा कर रखेंगे। थोड़ा दिमाग चलाओ। वो लड़की राजेश से अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमाती है, बंगाली है, तो क्या हुआ। घर का सारा काम उससे कराना, रसोई में मत जाने देना, राजेश को उसके खिलाफ बीच बीच में भड़काती रहना, अपना उल्लू सीधा करती रहना। जब तक अंतरा की शादी और मुकुल की नौकरी ना लग जाए तब तक शांत रहो। एक बार वो लोग अलग हो गए तो सारे खर्चे हमें ही उठाने पड़ेंगे, समझ रही हो। और ये प्यार व्यार में जो शादी करते हैं ना, वो थोड़े मूर्ख और बेवकूफ़ भी होते हैं। सारी सैलरी अपने हाथ में ले लो, पैसा जोड़ती रहो, थोड़ा बहुत मीठा बोलती रहो। तुम ठीक कह रहे हो राजेश के पापा, मुझे अब ऐसा ही करना पड़ेगा। राजेश के कमरे में आकर राजेश से बोली, अब तुमने शादी तो कर ही ली है, अब बहू को भी घर पर ले आओ। राजेश राजी को घर ले आया। परिवार वालों ने आस पड़ोस वालों को बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन कर दिया। राजी व राजेश थोड़े दिन के लिए घूमने बाहर चले गए। जब लौटकर आए तो सासू माँ ने घर का सारा काम राजी को सौंप दिया। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बस रसोई में जाने से मना कर दिया। राजेश ने ये बात सुनी तो अपनी माँ से कहा, वो इस घर की बहू है, अगर वो रसोई में नहीं जाएगी तो हर चीज़ के लिए हमें आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। देखो बेटा राजू, हमने तुम्हारे कहने पर बहू को अपना लिया है, घर में आने दिया। अब बहू रसोई में तभी जाएगी जब उसका संस्कार होगा, नहीं तो अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। फिर देखना समाज कितनी बातें करता है। बूढ़े माँ बाप को अलग कर दिया और बहू अपनी रसोई अलग बना रही है। कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम बुढ़ापे में काम करोगी, सारी जिंदगी तो तुमने काम किया है, बुढ़ापा आराम करने के लिए होता है, बहू से सेवा करवाओ। राजेश की दीदी बोली, ना ना अंकिता बेटा, बहू सेवा तो तभी करेगी जब वो संस्कार करा लेगी, हमारी तरह वैष्णव बन जाएगी, तभी मैं उसे रसोई को छूने दूंगी। तब तक वो मेरी रसोई और मंदिर में नहीं जाएगी। माँ, ये सब ढकोसला है, वो भी तो हिंदू है, बंगाली है तो क्या हुआ, जन्म से तो वो ब्राह्मण है। और बंगाली कल्चर में तो मांस मच्छी का भोग माता को लगता है, और जब जगत जननी माँ को उसका भोग लगता है और लोग उस भोग को खाते हैं, माता रानी की सेवा सबसे ज़्यादा बंगाल में होती है। तुम उसे क्यों नहीं अपना सकती हो माँ। लेकिन माँ ने राजेश की बात नहीं मानी। ठीक है, मैं खाना बना दिया करूँगी, वो मेरी रसोई में ना आए, कहकर माँ वहाँ से चली गई। एक दिन राजेश ने राजी से कहा, देखो राजी, माँ हम दोनों की शादी से खुश नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ माँ को बात बनाने का मौका मिले, इसलिए वो जो चाहती है तुम करती जाना, वो जो भी काम कहे तुम कर देना, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। मैं नहीं चाहता उन्हें ये कहने का मौका मिले कि लव मैरिज है, दूसरी जाति में शादी की है तो सब कुछ अपनी मनमर्जी कर रही है। समझ रही हो ना मेरी बात को। राजेश, मैं पूरी कोशिश करूँगी माँ का दिल जीतने की, माँ जो भी कहेगी मैं सब कुछ करूँगी। तुम देखना जल्दी मैं अपनी सास को माँ बना लूँगी। हनीमून से लौटकर आए तो सासू माँ ने घर का सारा काम राजी पर छोड़ दिया। घर की सफाई, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। राजी सुबह 6 बजे उठती है, आंगन में बर्तनों का ढेर लगा होता है,
उन्हें धोती है। तब तक ससुर जी सब्जियां लाकर रख देते हैं। उन्हें धोकर साफ करके रखती है। नहाकर निकलते ही अभी चाय भी नहीं पी पाती है। ननंद देवर सब अपने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए रख देते हैं। भाभी, हमें कॉलेज जाना है, हमारे कपड़े प्रेस कर दो। राजेश के कपड़े प्रेस करके तैयार करती है। तब तक पतिदेव बढ़िया नाश्ता करके आ जाते हैं और डकार लेते हुए कहते हैं, क्या राजी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बस 1 मिनट में अभी तैयार होकर आई। राजी भागकर तैयार होकर आती है। तब तक राजेश गाड़ी में बैठकर हॉर्न पर हॉर्न दिए जाता है। राजी, जल्दी करो, नहीं तो मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर राजी राजेश से कहती है, कम से कम एक टिफिन में मेरे लिए नाश्ता तो ला सकते हो, मैं सुबह से काम में लगी हूँ। राजेश कहता है, घर का ही तो काम तो कर रही हो, कोई एहसान तो नहीं कर रही हो। राजी लगभग रोने को हो आती है। कोई अपनी नई बीवी से इस तरह से बात करता है। कोई बात नहीं, ऑफिस में जाकर कर लेना नाश्ता। 1 कप चाय के लिए भी मैं सुबह से तरस रही हूँ और तुम मज़ेदार नाश्ता करके आ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? राजेश हंसते हुए कहता है, अरे इसमें शर्म की क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। और उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट पकड़ा देता है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, समझ रही हो ना तुम? राजी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। उसने उसके हाथ से बिस्किट का पैकेट ले लिया। 2 बिस्किट खाए और उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऑफिस में आकर सबसे पहले पियून दादा को बुलाकर 1 कप चाय और नाश्ते का ऑर्डर दिया। गर्मा गर्म चाय पी और कुछ खाया तो जान में जान आई। दोपहर को राजेश को फ़ोन करके पूछा, मेरा टिफ़िन लाए हो क्या? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने मुझे मेरा दिया है, लेकिन तुम्हारा टिफ़िन देखता हूँ। फिर उसने देखकर कहा, एक ही है, लगता है मम्मी को ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मेरा पहले वाला ही टिफ़िन है। मम्मी भूल गई है शायद, उन्हें याद नहीं रहा कि मेरी शादी हो गई है। वैसे अगर तुम्हें खाना हो तो तुम आ सकती हो, मेरा टिफ़िन शेयर कर सकती हो, मैं कुछ और मंगा लूँगा। रहने दो, इससे अच्छा तो मैं ही कुछ मंगा लूँगी, तुम्हें शेयर करने की क्या ज़रूरत है? वैसे राजेश, तुम्हारी मम्मी काम करवाने का समय नहीं भूलती। सुबह उन्हें नाश्ता देने का भी याद नहीं रहा कि बहू को भी भूख लगी होगी, काम तो सारा करा लेती है। देखो राजी, होता है तुम घर में नई आई हो, भूल जाती है वो। तुम्हारी आदत पड़ने में उन्हें वक्त लगेगा। क्यों भूल जाती हो कि हमारी लव मैरिज है, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है। सबको तुम्हारी आदत लगने में वक्त लगेगा, सिर्फ मुझे ही सबकी आदत लगने में वक्त नहीं लगा। मैं सब कुछ सह लूँगी। कहते हुए राजी ने फ़ोन रख दिया। और सुनाओ मेरी जान, कैसी हो? हनीमून कैसा रहा? राजी की बेस्ट फ्रेंड अलका ने उसके कैबिन में आते हुए पूछा। अरे अलका, तुम आओ आओ बैठो, सब ठीक ही था। क्या बताऊं? क्या बात है राजी, तबीयत खराब है? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? नई दुल्हन वाली चमक तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं नजर आ रही? अभी अभी बनवारी चाचा बाहर मिल गए थे, बता रहे थे कि नाश्ता तुमने ऑफिस में किया था, सब ठीक है ना? राजी ने अलका से नजरें चुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। मेरी तरफ देखो और मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है? जैसे तुम शादी से पहले मुझसे हर बात शेयर करती थी, आज भी तुम मुझे हर बात बता सकती हो। हमेशा ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत सारी बातें लड़कियां अपने माता पिता से शेयर नहीं करती है, लेकिन हम दोनों बचपन के दोस्त और बहन भी हैं। तुम मुझे हर बात बता सकती हो, वादा है मैं किसी से कोई बात नहीं कहूँगी। हो सकता है मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। राजी रो पड़ी। अलका, मुझे लगता है मैंने शादी का डिसीजन कुछ जल्दी में ले लिया। राजेश को जैसा मैंने समझा था वो वैसा इंसान नहीं है, वो कुछ अलग सा है, समझ में नहीं आता है, समझ से परे है। मैं क्या करूं? मम्मी पापा ने कितना समझाया था, कितना कहा था, राजी तुम प्यार में अंधी हो रही हो, वास्तविकता से परे जा रही हो। कितना आईना दिखाया उन्होंने, लेकिन मैं राजेश के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी, ना आगे देख रही थी ना पीछे। मम्मी पापा से किस मुंह से बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस पर राजेश के घर वालों का व्यवहार मेरे लिए इतना खराब है कि मैं बता नहीं सकती, कहकर राजी ने
सारी बात अलका को बता दी। वो लोग मुझसे घर की नौकरानी की तरह काम करा रहे हैं। राजेश से मैंने कहा तो उसने मुझसे कहा थोड़ा एडजस्ट कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजेश का तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा है? यहाँ की बात छोड़, उसने हनीमून पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ये बताओ। अजीब सा व्यवहार है उसका, पल में तोला पल में माशा। कभी लगता है इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता और कभी लगता है कि वो मुझे पहचानता ही नहीं। जब भी खाने के लिए हम लोग बैठते और मैं कुछ भी ऑर्डर करती और वो चीज़ मैं नहीं ख़त्म कर पाती तो वो ऐसे बोलता जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। तुमने मंगाया है, तुम ही ख़त्म करोगी। जब नहीं खा सकती थी तो मंगाया क्यों? मैं उसकी तरफ देखकर ही रह जाती थी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि इतना तेज चिल्लाकर बोला कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग मुझे देखने लगे। उन्हें लगा शायद मैं किसी और के साथ बैठी हुई हूँ। मेरी स्थिति बहुत ही ऑकवर्ड गई थी। शर्म के मारे मैं पानी पानी हुई जा रही थी। ऐसी स्थिति आई ही क्यों? क्या तुम शादी से पहले कभी लंच या डिनर पर नहीं गई थी? नहीं यार, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। अक्सर ऐसा होता था जब हम दिन में मिलते तो हम लोग मैकडॉनल्ड से बर्गर ले लेते या फिर एक एक चाट पत्ता खा लेते। देखो राजी, अभी तुम्हारी शादी को 20 दिन ही हुए हैं। इतने दिन में तुमने उनके परिवार को और राजेश को क्या समझा होगा? मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते को थोड़ा समय दे दो। तेल की धार देखो, अगर हमेशा ही उनका व्यवहार ऐसा रहा तो फिर कुछ सोचते हैं। पहले तुम पेट भर खाना खाओ और किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। मैं हूँ ना। मम्मी पापा को जो बात तुम नहीं बता सकती हो वो मेरे साथ शेयर करो। मैं जानती हूँ अलका, तुम मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा अपनी हो। अपनी बहन को भूखा रखोगी क्या? चलो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं और एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। राजी ने अच्छा सा खाना ऑर्डर किया और दोनों ने जम के खाना खाया। खाना पेट में गया तो राजी के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। देखो राजी, एक बात कहकर जाती हूँ, खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती है, खाली पेट प्यार भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी से भी कुछ कहने से पहले भरपेट खाना खा लेना, फिर लड़ाई करने की सोचना चाहिए। थोड़ा नाश्ता अपने कमरे की अलमारी में ले जाकर रख लो। और घर का काम तुम क्यों कर रही हो? काम वाली लगाओ, तुम काम वाली नहीं हो। तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नहीं की, समझ रही हो ना। और अकेले तुम ही ने तो लव मैरिज नहीं की, राजेश ने भी की है, तो फिर उन्हें भी तुम्हारे साथ बराबर काम करना चाहिए। जंग में उतरने से पहले उससे लड़ने के तरीके भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती तुम काम में हाथ ना बटाओ, लेकिन काम वाली बाई भी मत बनो। जिसका काम है उसी को करने दो। तुम्हारा काम ऑफिस की देखभाल करना। शाम को जब दोनों ऑफिस से आए तो राजेश ने माँ से कहा, माँ आपने राजी को टिफिन नहीं दिया। तो माँ ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो भूल गई, तूने भी याद नहीं दिलाया, कहते हुए किचन में चली गई। रात में राजेश राजी को समझाता है, राजी माँ की बात दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें सबको समझकर चलना पड़ेगा, तुम्हें सबका दिल जीतना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी, तुम ये कर सकती हो, दिल जीतने में तो तुम माहिर हो। उस दिन सुबह सुबह सासू माँ ने राजी से कहा, ऊपर के कमरे की सफाई कर लेना, बहुत गंदा हो गया है। जब राजी ऊपर का कमरा साफ करके नीचे आई तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। राजी ने पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ हम लोग मासी के घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो लोग चले गए। सासू माँ ने कहा, तुम घर का काम निपटा कर रखना, राजेश थोड़ी देर में आ जाएगा। राजी को लगा शायद सासू माँ उसके लिए नाश्ता रख कर गई होगी। जब वो नहाकर आई तो देखा टेबल खाली है, किचन में ताला डालकर गई है, फ्रिज भी लॉक करके गई है। राजी को बहुत तेज भूख लग रही है, अब क्या करे? बहुत देर तक सोचती रही क्या किया जाए। फिर उसने राजेश को फोन किया, कहाँ हो, कितनी देर में घर आ रहे हो? राजेश ने कहा, मैं अभी मौसी के घर पर हूँ, मौसी खाना खाने की जिद कर रही है, मैं खाना खाकर आऊँगा। राजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोली और चुपचाप फोन रख दिया। उसने सोचा मैं अपने लिए कुछ मंगा लेती हूँ। पिज्जे वाले को फ़ोन किया तो उसने कहा कि इस एरिया में वो लोग डिलीवरी नहीं देते हैं, घर की चाबियाँ भी पता नहीं है।
गाड़ी राजेश लेकर गया है। उसे रोना आ रहा है, वो क्या करे। उसका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। उसने सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है। शाम तक खाली पेट राजी ने फिर अलका को फोन किया और उससे पूछा, क्या तुम कुछ खाने पीने का सामान भेज सकती है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अलका ने अपने नौकर के हाथ से तुरंत उसको खाने का सामान भेज दिया। राजी ने उसे धन्यवाद दिया और नौकर के हाथ पर 200 रुपये रख दिए। उसने सोचा आज उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो आज बाहर नहीं जा सकती है। उस दिन वो अपने आप को बहुत बेबस समझ रही थी। राजी ने तुरंत खाना खाया और बर्तन देकर नौकर को वापस भेज दिया। शाम का खा पीकर सब लोग वापस आए तो राजी ने राजेश से पूछा, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी? तुम्हारी माँ तो रसोई में ताला लगा कर गई थी। अरे तो तुमने कुछ भी नहीं खाया? राजेश ने नाटक करते हुए पूछा। हाँ खाई ना हवा। अरे तो तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेती। हाँ कर लेती, अगर पता होता कि तुम इतनी देर से आओगी। मुझे तो ये पता था कि तुम थोड़ी देर में लौट आओगी। राजेश ने कहा, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। अरे ये तो मासी ने हमारी शादी की खुशी में दावत रखी थी। राजी ने कहा, शादी हम दोनों की हुई है, अकेले तुम्हारी नहीं। पर तब तक वो कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन जब राजी ऑफिस पहुंची तो अलका ने पूछा, कल क्या हुआ था? राजी ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। इसलिए मैं कह रही थी अपने लिए कुछ ले जाकर घर में रखा करो। लेकिन अलका, किसी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे कि मैं चोरी छुपे खाती हूँ। लेकिन इमरजेंसी के लिए कुछ तो रख सकती हो ना। दोबारा ऐसी स्थिति हो गई तो तुम क्या करोगी? आज तो मैं थी, लेकिन अक्सर मैं भी तो संडे के दिन बाहर चली जाती हूँ। तो फिर तुम क्या करोगी? जब लोगों को तुम्हारे बिना दावत खाने में शर्म नहीं आ रही तो तुम क्यों शर्मा रही हो? तुम सही कह रही हो। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस घर की बहू ना होकर कोई गुलाम हूँ। खुद पर शर्म आ रही थी। शर्म के मारे मम्मी पापा को भी फोन नहीं कर पा रही थी। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उनका सामना कैसे करूँगी? जाग जाओ राजी, उतना ही किसी को अपने ऊपर राज करने की इजाज़त दो जब तक तुम उसको सहन कर सको। पानी सर से ऊपर जा रहा है। प्यार करना और प्यार में अंधा हो जाना अलग बात होती है। तुम ठीक कह रही हो। राजी ने ऑर्डर देके वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर मंगा लिया, क्योंकि सासू माँ तो काम वाली भाइयों को देखते ही झगड़ा करना चालू कर देती है। उनके इस नेचर के कारण घर में कोई भी काम वाली नहीं टिकती है। काम तो सब राजी को ही करना है। लेकिन इन उपकरणों के आने की वजह से उसे थोड़ा आराम मिलने लगा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब शादी को 2 महीने हो गए हैं। अब सासू माँ ने उसे परेशान करने के कुछ नए तरीके खोज लिए हैं। दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया प्रयोग करती रहती है। जितना राजी शांत रहती है उतना ही वो लड़ने के उपाय ढूंढती रहती है। राजी को लगता है कि मैं पढ़ी लिखी होकर अनपढ़ गवारों की तरह लड़ूं तो क्या अच्छा लगेगा, इसलिए वो शांत रहती है। राजी को घर के सारे काम करने की इजाज़त है, सिवाय रसोई में जाने की। राजी सारा काम निपटाकर ऑफिस चली जाती, लेकिन जब टिफ़िन खोलती है तो देखती है टिफ़िन में अचार रोटी है। किसी दिन दाल चावल है, किसी दिन दाल रोटी सब्जी रोटी। ऐसा रोज होने लगा। किसी दिन सूखी रोटी और किसी दिन सूखी ब्रेड होती है। आखिर कब तक काम चलाती वो? अब वो अपने लिए कुछ ऑर्डर करने लगी, आराम से मंगाकर खाने लगी और घर का खाना किसी गरीब को दे देती है। शादी हनीमून की वजह से छुट्टी ली थी, काम बढ़ गया है। अब उसे टाइम भी नहीं मिलता है कि वो राजेश के पास जाकर खाना खाए। लेकिन वो दोनों साथ आते हैं और जाते हैं। राजी अब थोड़ा समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताना चाहती है। अक्सर उसे महसूस होता है कि रसोई में अच्छी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन उसकी थाली में तो दाल रोटी ही होती है। वो दिन में पेट भरकर खाना खा चुकी होती है तो रात को एक रोटी या दाल चावल ही खाती है, क्योंकि सासू माँ उसे खाने में इतना ही देती है। एक दिन राजेश ने उसे रात के खाने में एक रोटी खाते हुए देखा तो राजेश ने उससे पूछा, राजी तुम डिनर में एक ही रोटी खाती हो? हाँ, क्यों क्या हुआ? ऐसे तुम्हारी सेहत पर फर्क पड़ेगा, तुम कमजोर हो जाओगी। बड़ी जल्दी दिख गया कि मैं एक ही रोटी खाती हूँ, कभी अपनी और मेरी थाली में भी देख लिया करो।
क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। कल सबके डिनर के बाद जब मैं डिनर करूं तो आकर मेरी थाली देख लेना, कहकर राजी चली गई। दूसरे दिन जब राजी ने लंच टाइम में टिफ़िन खोला तो टिफ़िन में मिर्च का अचार और रोटी है। राजेश को फ़ोन किया और पूछा, खाना कैसा है आज का? राजेश ने कहा, मज़ा आ गया, मलाई कोफ्ते, पुलाव और नान रोटी। तुम्हें कैसा लगा? मैं तुम्हें पिक भेज रही हूँ, देख लो, मज़ा आ जाएगा, कहकर उसने राजेश को पिक सेंड कर दी। 2 मिनट बाद ही राजेश का फ़ोन आ गया। क्या मजाक कर रही हो? तुमने चपरासी के टिफ़िन की फ़ोटो क्यों भेजी मुझे? अपने टिफ़िन की फ़ोटो सेंड करो। जनाब, ये चपरासी का टिफ़िन नहीं है, ये मेरा टिफ़िन है। इसे मैं 2 महीने से खा रही हूँ और आप पर माल उड़ा रहे हैं। एक दिन तो देखते तुम्हारी बीबी क्या खा रही है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रात को जब सब डिनर कर चुके तो माँ ने राजी को आवाज़ देकर कहा, अपनी थाली ले लो आकर, तुम्हारा खाना निकाल दिया है। वैसे तो राजेश खाना खाकर या तो टीवी देखने लगता था या फिर बाहर टहलने निकल जाता था, लेकिन आज वो हॉल कमरे में न्यूज़पेपर लेकर बैठा था। जैसे ही माँ ने उसे खाना दिया तो वो उसके पीछे पीछे अपने कमरे में आ गया। थाली में एक सूखी रोटी, दाल और जरा सा चावल था। ये क्या खा रही हो? खाना, राजी ने छोटा सा उत्तर दिया। लेकिन ये वो खाना नहीं है जो हम सब ने खाया है। हमारे खाने में तो दाल फ्राई, मटर पनीर, रायता और खीर थी, लेकिन तुम्हारी थाली में तो कुछ भी नहीं है। राजी से थाली लेकर वो बाहर आया और अपनी माँ को थाली दिखाकर बोला, माँ ये क्या है? खाना है बेटा। माँ, ये तो दोपहर का खाना है, हम लोगों के लिए तो पकवान थे। तुम लोग घर के बच्चे हो और वो बहू है, उसके लिए पकवान बनाऊंगी। उसकी इतनी अच्छी किस्मत की वो मेरे हाथ का खाना खाए। मैं खाना बनाऊं, बहू रानी आराम से स्वाद ले ले खाए। क्यों मम्मी जी, मैं नौकरानी हूँ क्या? मेरी सैलरी तो आप बड़े मज़े से ले लेती हैं और घर का काम भी करवाती है और खाना नौकरों वाला देती है, कहकर वो वहाँ से चली गई। इधर सास पूरी सैलरी मांगने लगी, राजी तुम मुझे पूरी सैलरी दे दिया करो, घर में खर्चे बहुत होते हैं। राजी ने पहले 2 महीने तो सासू माँ को पूरी सैलरी दे दी, लेकिन बाद में उसने देखा ये तो मुझे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, तो उसने अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर कहा, सर आप मेरे अकाउंट में आधी सैलरी ही डालें प्लीज़। लेकिन आधी सैलरी से तुम्हारा काम कैसे चलेगा? सब कुछ मैनेज हो जाएगा सर, आप मेरी आधी सैलरी पीएफ अकाउंट में डाल दीजिए। और ये बात किसी से मत कहिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, हमें क्या, हमें तो सैलरी देने से मतलब है। राजी ने अपनी सास को आधी सैलरी दी और थोड़े पैसे अपने लिए अलग से रख लिए। जब सासू माँ ने पूछा तो उसने कहा, मेरा टैक्स बहुत कट रहा है, अगर अभी नहीं कटाऊंगी तो मुझे बाद में अलग से पैसा देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी मेरी सैलरी से टैक्स काट रही है और फिर गाड़ी का लोन भी जा रहा है। फिर तुम 5,000 अपने पास क्यों रख रही हो? ये मुझे दे दो। वैसे भी तुम आती जाती तो राजेश के साथ ही हो और टिफ़िन भी घर से ले जाती हो, फिर तुम्हारा क्या खर्चा? मम्मी जी, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं आपके सामने हाथ नहीं फैला सकती हूँ। थोड़ा बहुत पैसा मेरे हाथ में भी रहना जरूरी है। ठीक है, कहकर वो वहाँ से चली गई। अब आने जाने वालों के सामने राजी को ये ताना सुनने को मिलता कि इससे शादी की है, अपनी बिरादरी में की होती तो लड़की कम से कम दहेज लेकर आती। यहाँ तो खाली हाथ आ गई है और सैलरी भी नहीं देती है। राजी चुपचाप सुन लेती है क्योंकि अभी वो राजेश से प्यार बहुत करती है। उस दिन जब राजेश की मौसी घर आई और जब राजी ने उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा, अरे बेटा राजी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? राजी ने कहा, मेरी तबीयत को क्या हुआ मौसी जी, मैं ठीक हूँ। हमने तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाया था पर तुमने मना कर दिया। दीदी ने बताया कि तुम्हें गुजराती खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके ज़्यादा फोर्स नहीं किया। नहीं तो मेरा तो बहुत मन था कि राजेश की बहू हमारे घर आए। मैं चाहती थी तुम्हारे लिए ऊंधियू पूरी भेजूं, लेकिन सबने कहा कि तुम गुजराती खाना नहीं खाती हो। राजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा तो नहीं है मौसी जी, अगर कोई प्यार से खिलाए तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बस खिलाने वाले का मन होना चाहिए।
ये कहकर उसने अपनी सास की तरफ देखा। वैसे मुझे ये पता नहीं था कि दावत आपके घर पर है, वरना मैं चली आती, चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना होती। मुझे माफ़ करना मौसी जी। उस दिन सुबह सुबह ससुर जी ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा, बहू से कहो मुझे अपना एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक सब कुछ दे दे और उसकी जो ज्वेलरी सेट वगैरह है वो भी मुझे दे दे, मैं सब कुछ लॉकर में रख देता हूँ। राजी उस समय उनके कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। उसने सारी बातें सुन ली। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और सारा सामान अपने पर्स में डाल दिया और फिर सफाई करने लगी। राजेश कमरे में आया और बड़े प्यार से बोला, राजी सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो ज्वेलरी है ना वो घर में सुरक्षित नहीं है, क्यों ना हम उसे लॉकर में रख दें। तुम अपनी चेकबुक, पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी दे दो, सारा सामान लॉकर में रख देते हैं। राजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लॉकर में रखने कब जाना है? आज या कल भी जा सकते हैं। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे वो उस दिन मेरे छोटे भाई का बर्थडे था ना, तब मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी तो जल्दी जल्दी में मेरा बैग वहीं छूट गया था। मैंने बताया था ना तुमको, सब कुछ उसी में है। एक काम करो, आधे दिन की छुट्टी लेकर आज ही मम्मी के घर चली जाओ और सारा सामान लेकर आ जाओ शाम तक। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं शाम को ही जाकर सारा सामान ले आती हूँ। राजी ने अपने भाई और माँ को ऑफिस के बाहर बुलाया और उसी वक्त बैंक जाकर लॉकर में सारा सामान रखने को बोला। राजी के मम्मी पापा उसी दिन किसी काम से शाम की ट्रेन से कलकत्ता जा रहे हैं। ऑफिस के बाहर ही वो लोग राजी को मिल गए। राजी की मम्मी ने पूछा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है जो तुमने इतनी जल्दी में हमें बुलाया और अब तुम अपने जेवर क्यों दे रही हो? कोई बात है क्या? हाँ है, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। अभी बैंक के लॉकर में जाकर ये ज्वेलरी रख दो और राजेश को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शाम को मैं तुम लोगों को मिलने भी नहीं आऊँगी। मैं अभी तुम लोगों को बाय बाय कर रही हूँ। बेटा, कुछ बात हुई है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? माँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो लगता है गलत हो गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं उन्हें ठीक कर पाऊँ। लेकिन अगर नहीं ठीक कर पाई तो फिर से रास्ते भी बदले जा सकते हैं। लंच टाइम में राजेश का फ़ोन आया। छुट्टी के लिए बोला, मम्मी के घर जाना है ना तुम्हें? राजी ने कहा, अच्छा किया तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। आज इधर काम बहुत ज़्यादा है और बॉस का मूड भी बहुत ख़राब है। मौका देखकर मैं बात करती हूँ, नहीं तो कल या फिर संडे को चली जाऊँगी। राजी ने अपनी मम्मी पापा को भी अच्छे से समझा दिया था कि राजेश का फ़ोन आए तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कोलकाता जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे। उनके बहुत पूछने पर उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। शाम को जब राजी घर आई तो सासू माँ ने पूछा, सामान ले आई? अपनी मम्मी पापा के घर जाने के लिए बोल रही थी ना सुबह? हाँ मम्मी, बोल तो रही थी, लेकिन आज बॉस ने छुट्टी नहीं दी। कल बात करके देखती हूँ, नहीं तो संडे को जाकर ले आऊँगी। एक काम क्यों नहीं करती, राजेश को बोल दो, वो जाकर ले आएगा। मम्मी जी ऐसा है, राजेश जाएंगे तो वो मेरा ही सामान लाएंगे। इस बार मम्मी मुझे कुछ और सामान दिलाने के लिए बोल रही है। मैं जाऊँगी तो वो मुझे मेरी पसंद की ज्वेलरी दिलाएंगी, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ही जाऊं। वो सोच रही थी प्यार से मनुहार से किसी भी तरह राजेश को मना लेगी और उन लोगों से अलग रहना चालू कर देगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन ऑफिस में टिफिन में फिर वही खाना देखकर वो अपने लिए बाहर से कुछ अच्छा मंगवा लेती है, लेकिन आज गलती हो जाती है। अरे राजी, मेरे फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा है, तुम्हारा कहाँ है? बैग में है, ले लो, मैं बाथरूम में हूँ। राजेश ने चार्जर निकाला तो साथ में कुछ नीचे गिरा। उठाकर देखा तो खाने का बिल है। उसे गुस्सा आ गया। राजी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसने पूछा, ये क्या है? खाने का बिल? नॉनवेज खा रही हो? हाँ, लेकिन क्यों? अगर घर में खाना नहीं मिलेगा तो बंदा कुछ तो खाएगा। तुम तो पकवान खा रहे हो और मैं सूखी रोटी खाऊं? और वैसे भी तुम्हारी माँ मुझे किचन में तो जाने नहीं देती, तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? कल से तुम नॉनवेज नहीं खाओगी, समझी तुम? सॉरी, मैं खाऊंगी। इतना कहते ही गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ रहा हूँ
और तुम नॉनवेज खा रही हो, कहकर राजेश वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह राजेश ने राजी से कहा, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, हमें कहीं जाना है। सास आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। राजी चुपचाप तैयार हो गई। वो लोग उसे लेकर मंदिर गए और वहाँ पर उसका दीक्षा संस्कार करवा दिया। उसे तुलसी माला पहना दी गई। पंडित जी बोले, अब तुम वैष्णव हो गई हो, नॉनवेज खाना तो दूर, छूना भी पाप है। जितना दर्द राजेश के थप्पड़ से नहीं हुआ था, उतना दर्द उसके व्यवहार से हुआ है। मगर वो शांत रही, क्योंकि जगह और माहौल दोनों ही अनुकूल नहीं है। अब घर का सारा काम राजी के हाथों में आ गया। अब कोई पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीता है। वो सारा काम करके ऑफिस जाती है और लौटकर सबके मन का खाना बनाती है। कल से नवरात्रि लग रहे हैं। राजी घर में पूजा पाठ का माहौल रहेगा। कल से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, मजा आएगा। ये तुम्हारी तरफ वाली नवरात्रि नहीं है, सबको व्रत रखना होगा। पूजा पाठ की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि तुम अब घर की बड़ी बहू हो। हम लोग साल भर दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं। हमारे बंगाल में तो दुर्गा पूजा बहुत भारी मनाई जाती है, लेकिन इस बार मुझे याद ही नहीं रहा। ऑफिस घर के काम में मैं शायद खुद को भूल गई हूँ, राजी ने मन में सोचा। दूसरे दिन सासू माँ ने सबको व्रत रखवाया और राजी को पूरे 9 दिन का व्रत रखने को बोला, घर की समृद्धि और सुख शांति के लिए। तभी उसके पापा का फोन आया और बोले, दुर्गा पूजा है, घर आ जाओ, हम लोग पंडाल घूमने चलेंगे। पापा, मुश्किल है, शायद मैं ना आ पाऊँ। यहाँ पूजा पाठ चल रही है और सबने व्रत भी रखा हुआ है। सबने व्रत रखा है, क्या तुमने भी रखा है? हाँ पापा, सब लोग चाहते थे कि मैं भी व्रत रखूं, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो सारी विधि विधान मेरे ही हाथों होना है। तुम जानती हो ना, दुर्गा पूजा हम बंगालियों के लिए कितना महत्व रखती है। इस समय तो जो गरीब होते हैं उनके घर में भी अच्छे से खाना बनता है। दुर्गा पूजा मौज मस्ती और खाने पीने का नाम, और तुमने व्रत रखा है। हाँ पापा, कहकर वो रो पड़ी और उसने फ़ोन काट दिया। अष्टमी वाले दिन पापा ने उन्हें बहुत ही आग्रह करके पंडाल घूमने के लिए बुलाया। उन्होंने राजेश से कहा, हमने आज आप लोगों के लिए पूजा रखी है, आप लोग जरूर आइए। शाम को राजेश अपने पूरे परिवार के साथ जब दुर्गा पंडाल दर्शन करने गया और दर्शन करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ नॉनवेज की दुकानें भी लगी हुई है। राजेश की माँ ने कहा, राम राम, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हम तो पूजा पाठ में इन सब चीज़ों को देखते भी नहीं है और यहाँ पर लोग ये सब चीज़ें खा रहे हैं। घर चलो अभी। घर आकर उन्होंने कहा, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे तो उल्टी आ रही है, और बीमारी का बहाना करके लेट गई। तभी राजेश ने राजी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता था ना वहाँ नॉनवेज की दुकानें भी लगती है, फिर तुम मेरी माँ को वहाँ क्यों ले गई? माँ की कितनी तबीयत खराब हो गई, पूजा पाठ में कितना गंदा खाना देखकर हम लोगों का जी घबरा रहा है। बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हें किसी बात की भी। राजी चुपचाप सारे घर वालों की बातें सुन रही है। उसे भी लगा शायद उन लोगों को ले जाना गलत था। मेरे लिए जो धर्म है वो इन लोगों के लिए गलत है, जो हमारा खाना है वो इन लोगों के लिए गंदा है, इसलिए वो चुप रह गई। आज दुर्गा विसर्जन का दिन है, सारे रिश्तेदारों का फोन आ रहा है, सभी लोग उसे माता के दर्शन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन राजी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो किसी से नहीं कह सकती है कि उसे माँ के दर्शन के लिए जाना है। बार बार उसे अपने मम्मी पापा की बात याद आ रही है। राजी, तरस जाओगी तुम अपने त्योहार, अपने खाने के लिए। दुर्गा पूजा में तो वैसे भी हर बंगाली की जान बसती है, चाहे वो देश के बाहर ही क्यों ना हो। हर बंगाली की कोशिश रहती है कि वो दुर्गा पूजा में अपने घर आए, और एक वो है जो अपने देश में होकर, अपने घर वालों के पास होकर इतनी दूर है। सुबह से वो रोई जा रही है, लेकिन उसने किसी से भी नहीं कहा कि उसे माँ के विसर्जन में जाना है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, नाचते गाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, कितना मज़ा आता है। यहाँ तो सारे घर वाले रात होते ही तैयार होकर गरबा खेलने निकल जाते हैं। एक बार भी उससे नहीं पूछते कि तुम्हें भी चलना है या नहीं। ऊपर से काम और बता जाते हैं कि तुम्हें कल के लिए ये तैयारी करके रखना है। राजी इतना थक जाती है, घर, ऑफिस और ऊपर से 9 दिन का व्रत, सबके लिए खाना बनाना
और सारा काम करना, सब कुछ वो खुशी खुशी कर रही है। लेकिन आज उसका मन बहुत दुखी है। उसने कई बार इशारों में राजेश से कहा, आज सारा घर परिवार इकट्ठा होगा, हम लोग आज सिंदूर खेला की रस्म भी करते हैं। लेकिन राजेश बिल्कुल ही चुप है, एक शब्द भी नहीं कहा। उसने जो ये कस्में खाता था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम जो चाहोगी वैसा ही सब कुछ होगा, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम सब कुछ मना सकती हो राजी, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। आज वही राजेश शादी के 6 महीने बाद ही अपने वादे, अपने कस्में सब भूल गया। राजी हमेशा ये जानती थी कि जिस उम्र में वो खड़ी है वहाँ पर राजेश की कस्में, वादे, चांद तारे तोड़ना, ये सब बातें थोड़ा मजाक लगती है, क्योंकि ये सब बातें तो किशोर उम्र के प्यार का तगाजा होती है। छुप छुप के मिलना, एक दूसरे को तोहफे देना, वो कब की उस उम्र को पार कर चुकी है। उसका प्यार तो उन सब चीज़ों से परे है, एक परिपक्व प्यार है। राजी तो राजेश से उसी प्यार की चाह कर रही है। वैसे 35 साल की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन हर इंसान एक सहारा चाहता है, प्यार चाहता है। राजी ने चाहा तो क्या गलत किया, लेकिन क्या राजी गलत इंसान पर भरोसा कर रही है? अब उसे कदम कदम पर ऐसा लगता है कि राजेश उसके लिए सही साथी नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसको कुछ मौके देना चाहती है। जानती है कि राजेश गलत कर रहा है, फिर भी वो उस पर भरोसा कर रही है और एक मौका हर बार एक मौका देती है। न जाने क्यों अब राजी को राजेश का प्यार भी दिखावे की तरह लगने लगा। उस दिन राजेश से सासू माँ ने कहा, तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, अब तुम्हें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे दोस्त लोग तो कब के बाप बन चुके हैं और तुम हो कि अभी तक शादी पर ही अटके हो। उसी रात राजेश ने राजी से कहा, हमें अब अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। सभी लोग हमारे बच्चे को देखना चाहते हैं। तो राजी ने कहा, सब लोग, तुम क्या चाहते हो वो मुझे बताओ। तो उसने कहा, जो घर वालों की मर्जी वही मेरी मर्जी। राजी के अंदर कुछ चटक गया। ये इंसान कैसा है जो उसकी माँ चाहती है वही उसे चाहिए, वो क्या चाहता है ये तो वो जानता ही नहीं। फिर माँ की पसंद से शादी क्यों नहीं की? अब हम हमारे कमरे में क्या करेंगे ये भी सासू माँ बताएगी। इसी उधेड़ बुन में वो सो गई। दूसरे दिन ऑफिस में राजी ने अलका को फ़ोन किया। हेलो अलका, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है राजी, मैं अभी आती हूँ। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज ऑफिस में हम दोनों साथ में लंच करेंगे। जब अलका आई तो राजी ने उसे कहा, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात डिस्कस करनी है। राजेश की फैमिली अब बच्चा चाहती है, मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? तुम अपना परिवार बढ़ाना चाहती हो या नहीं? ये राजेश के लिए मायने नहीं रखता। बस उसने तो मुझे उसकी माँ क्या चाहती है ये फरमान सुना दिया। जब मैं उस इंसान को ही नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं उसके बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या करूँ? कभी वो लोग मुझसे पूरी सैलरी मांगते हैं, कभी मेरे जेवर मांगते हैं, कभी वो मेरे ऊपर हाथ उठाता है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ। बहू का दर्जा तो उन्होंने दिया ही नहीं। रसोई घर में काम कर सकूँ इसलिए उन्होंने दीक्षा संस्कार कराकर वैष्णव बना दिया मुझे। उन्हें नॉनवेज खाने और मेरे कल्चर से भी प्रॉब्लम है। राजी, ये निर्णय तो तुम्हें लेना है कि तुम्हें उन्हें अभी कितना समय और देना है, बच्चा लाना है या ना लाना, ये तुम दोनों ही तय करोगे। ये तुम्हारा निर्णय होगा, मैं इसमें दखल नहीं दे सकती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ, कुछ भी करना सोच समझ कर करना। शादी की तरह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। शादी करने का निर्णय तो तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रहा था, आज वही राजेश तुम्हें जी का जंजाल लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो बच्चा लाना आज तुम्हें खूबसूरत लगे और कल को वही तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाए। सब कुछ सोच समझ कर करना। अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी मत बंधने देना। मैं जानती हूँ अलका, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने कुछ भी भला बुरा नहीं सोचा। मुझसे समझदार तो आजकल की लड़कियां हैं जो शादी से पहले अपने होने वाले साथी के साथ लंच डिनर करती है, उनके परिवार से मिलती है और तो और उनका बैंक बैलेंस भी देख लेती है। लेकिन मैंने न जाने राजेश में क्या देखा, मैं आज तक नहीं समझ पाई।
कोई बात नहीं राजी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को ना दोहराए तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करो अब जो कुछ भी तुम करो वो सब कुछ व्यवहारिक हो। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाई तुम उसके परिवार वालों को पलटकर जवाब क्यों नहीं देती हो। तुम्हें किस चीज़ का डर लगता है? पढ़ी लिखी लड़की हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम ठीक कह रही हो अलका, मैंने कभी अपने घर में इस तरह का माहौल नहीं देखा। दादी मम्मी से बहुत प्यार करती थी और हर काम में मदद भी करती थी। मम्मी नौकरी पर जाती थी तो दादी हम लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। पापा मम्मी आज भी रसोई घर में एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे बुआ फूफा, चाचा चाची, मौसा मौसी सभी को प्यार से रहते देखा है मैंने। तुम भी तो मुझे कितना प्यार करती हो। मैंने ये चालबाजियाँ कभी देखी ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे पापा ने तो कभी मम्मी से तेज आवाज में भी बात नहीं की। मेरे घर का माहौल कितना प्यारा है। पता नहीं उस समय मेरी मति मारी गई थी। जिस लड़की ने कभी खिलौनों के लिए जिद नहीं की, शादी के लिए क्यों जिद की, मैं आज तक नहीं समझ पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी। जवाब देना मुझे भी आता है, मैं सबको दिखा दूंगी। राजी जब शाम को घर आई तभी उसके बचपन के दोस्त तन्या का फोन आ गया। राजी उससे बातें करते हुए घर में दाखिल हुई। राजी तन्या से बातें करते हुए हंस रही थी। ये बात राजी की सास ने देख ली तो उसने राजेश को राजी की तरफ इशारा करके कहा, देख लो तुम्हारी बीवी का त्रिया चरित्र। अब तो यारों से भी हंस हंस के बात करती है। पहले ढके छुपे करती होगी, अब खुले आम बातें हो रही है। हमारे सामने इतना हंस रही है, इतना मटक रही है, पीछे तो न जाने क्या क्या करती होगी। मैं ना कहती थी ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं होती है। आज तुम्हें फंसाया है और तुमसे पहले न जाने कितनों को फंसाया होगा। उनसे दिल भर गया होगा तभी तो तुमसे शादी की, वरना इन जैसी लड़कियों के लिए लड़कों की क्या कमी होगी। अब तो उसके दोनों काम चल रहे हैं। शादी की शादी हो गई और नैन मटक्का भी चल रहा है। कितने दिन पहले कहा था माँ के घर जाकर जेवर लेकर आ जाओ, लेकिन नहीं, हमारी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं। देख लेना राजेश, किसी को दे आई होगी। अब किस मुंह से तुम्हें बताएगी। राजेश के पिता ने अपनी पत्नी के बात को आगे बढ़ाते हुए कहा और अपनी तरफ से लड़ाई का तड़का भी लगा दिया। उनकी बात सुनते ही राजेश का पारा चढ़ गया। बहुरानी आ गई हो तो चाय के साथ भजिया भी तल लेना, थोड़े आलू के, थोड़े प्याज के। राजी उनकी बातों को अनसुना करते हुए कमरे में चली गई। क्या तुमने सुना नहीं? माँ ने तुमसे क्या कहा? अभी रसोई में जाओ और चाय नाश्ता तैयार करो। सुबह घर का सारा काम और ऑफिस से आकर भी घर के सारे काम करती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो घर में घुसते ही सबकी फरमाइश चालू हो जाती है। मैं भी इंसान हूँ, कभी कोई मुझे भी एक गिलास पानी का पिला दे। उसने राजेश से कहा, सब लोग घर में बैठे रहते हैं, क्या कोई खाने की तैयारी नहीं कर सकता है? क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है? शादी से पहले भी और शादी के बाद भी तो घर में पकवान बनाए जाते थे। मेरे रसोई घर में जाते ही सबने रसोई घर में जाना छोड़ दिया है। इतना कहना ही था कि राजेश उस पर चिल्लाने लगा। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे लिए माँ इस उम्र में जाकर रसोई बनाई। तुम खुद को समझती क्या हो? 2 टके की नौकरी कर रही हो, इस घर की मालकिन नहीं हो। राजेश, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मैं 2 टके की नौकरी करती हूँ? बात बात में ताना देने की जरूरत क्या है? मैं माँ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अंतरा तो मदद कर सकती है ना। अंतरा अभी बच्ची है, उसे पढ़ाई भी करना होता है। और तुम किसकी बात सुनती हो? कहा था जेवर ले आओ, मैं लॉकर में रख देता हूँ, लेकिन बात ना मानने की तो तुम्हें बुरी आदत है। दोस्तों से फुर्सत मिले तब तो किसी की बात सुनो, बस मुंह चलाना आता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया राजेश? ये किस तरह से बात कर रहे हो? घर और ऑफिस से छुट्टी मिले तब तो मैं माँ के घर जाऊँ। तुमने तो मुझे दुर्गा पूजा पर भी माँ के घर नहीं जाने दिया। दिवाली भी निकल गई, तुमने कहा दिवाली के दूसरे दिन गुजराती लोगों का नया साल होता है, सब लोग मिलने आते हैं। मेरा सारा दिन तो खाना बनाने में ही चला गया। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मेरा मन भी अपने माँ बाप के घर जाने का होता होगा? राजेश, मैंने तुमसे प्यार किया है, बेइंतहा प्यार। मैंने इसलिए तुमसे प्यार किया था क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करते थे,
ना कि आज की तरह बात बात पर ताना देते। या तो वो नाटक था या फिर ये नाटक है। तुमने मुझे क्या समझा? मिस्टर राजेश, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपने अधिकार और कर्तव्य को अच्छी तरह जानती हूँ। इतना कहते ही राजेश ने राजी के गाल पर चांटा जड़ दिया और बोला, बड़ी आई इंडिपेंडेंट लड़की, आज के बाद कुछ बोला तो बुरा हाल कर दूंगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। आज राजेश ने फिर से उस पर हाथ उठाया। सासू माँ और अंतरा कमरे में आए और बोले, आज खाना नहीं बनेगा क्या? राजी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को जो बनाना हो बना लीजिए। उन लोगों ने अपना खाना बनाया। सब लोग खा पीकर सो गए। किसी ने एक बार भी राजी को खाने के लिए नहीं बोला। राजी को बहुत बुरा लगा। मैं इन लोगों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, सबको खिला पिलाकर ही खाना खाती हूँ। आज किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। कितने मतलबी है ये लोग। मुझे लगा था कि मेरे इतने दिनों की सेवा से शायद ये लोग कभी मेरे बारे में भी सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये लोग तो हद दर्जे के मतलबी और खुदगर्ज लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। राजी सारी रात रोती रही। उसने सोचा कि मुझ में और उन बोझा ढोने वाली औरतों में क्या फ़र्क है। वो भी सारा दिन काम करती है, रात को अपने पति के हाथों मार खाती है और उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज मैं प्यार के हाथों इतनी बेबस हो गई हूँ जो मार खा रही हूँ। नहीं, अब और नहीं होगा। ऐसा सोचकर उसने मन में कुछ निश्चय किया। सुबह उठी, चाय बनाई, चाय पीकर नहा धोकर तैयार हुई, भगवान को सिर झुकाया। ऑफिस जा रही हो क्या? तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया अभी तो। जी मम्मी जी, आज बहुत ज़रूरी काम है मुझे, थोड़े पैसे निकालने हैं इसलिए जाना पड़ रहा है। पिताजी ने कल शाम को बताया था कि आज अंतरा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, पैसे निकलवाने जा रही हो? एक काम करना, अपनी मम्मी के घर से अपने जेवर भी लेते हुए आना। शाम को अंतरा को पहना देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी। राजेश अभी सो रहे हैं, उन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर आ जाती हूँ, फिर आकर कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। और वो घर से निकल गई। उसने गाड़ी में अपना ज़रूरी सामान सबके जागने से पहले ही रख लिया था। सीधा माँ के घर गई, सारा सामान रखा, मम्मी पापा को सारी बात बताई, अलका को बुलाया। वहाँ से वो लोग एक अच्छे से वकील के पास गए। वकील को जाकर सारी बात बताई। दोपहर तक जब राजी नहीं आई तो सासू माँ ने राजेश से कहा, फ़ोन करके देख राजी अभी तक क्यों नहीं आई। अभी तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया है, सबने बस चाय ब्रेड खाई है। राजी आए तो नाश्ता और खाना बनाए। उसने कहा था जल्दी आ जाएगी। क्या हुआ देख तो जरा। राजेश राजी को फ़ोन करके पूछा, कितनी देर में आओगी? सब लोग खाने पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा खाने पर इंतज़ार या खाना बनाने के लिए? ज़्यादा मुंह मत चलाओ। कल रात का परिणाम भूल गई क्या? ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है, निकल नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर में कोशिश करती हूँ। तुम्हें पता है ना, अंतरा को देखने लोग आ रहे हैं और तुम्हारा रहना यहाँ ज़रूरी है। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। फ़ोन रखती है। राजेश का थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आ गया, अभी घर आओ, सब लोग भूखे बैठे हैं, खाना बनाओ आकर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। राजी उस समय वकील के पास बैठी हुई थी। राजी के वकील ने स्पीकर पर सारी बात सुन ली और सारी बात रिकॉर्ड भी कर ली। राजेश का बार बार फ़ोन आ रहा था, सॉरी मैं नहीं आ सकती, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें, अभी नहीं तो फिर कभी मत आना, ठीक है। सास ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, सोने की मुर्गी है, वो इतना कमा रही है, ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा झुक जाओ, अभी वापस बुला लो, फिर हम देखते हैं उसकी अकड़ कैसे निकालते हैं। राजी ने राजेश पर हैरेसमेंट और हाथ उठाने का केस दर्ज किया। सास ससुर पर दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज। राजेश के माता पिता की उम्र को देखते हुए अदालत ने 6 महीने की सज़ा दी। राजेश को 1 साल की सज़ा हुई। राजेश की अकड़ निकल गई, नौकरी से अलग निकाल दिया गया। राजेश ने राजी से बहुत माफ़ी मांगी, अपने प्यार की दुहाई दी और उसे घर वापस बुलाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन राजी उन लोगों का गंदा चेहरा देख चुकी थी। वो वापस नहीं आई।
उसने राजेश से कहा, शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें बहुत कम में छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक कामकाजी लड़की हूँ। वही मेरे 2 टके की नौकरी याद है ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे एलमनी नहीं मांग रही हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। मेरा मन और मेरा दिल तुमसे भर गया है। जिस दिन दोनों का तलाक हो गया उस दिन राजी राजेश के पास गई और उसने कहा, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया इसका अंदाजा भी है तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता, घर बार, यहाँ तक कि अपना खाना भी छोड़ दिया जो कि इंसान की ज़रूरत है, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। और ऐसा इंसान आपके प्यार के तो क्या, आपकी नफरत के भी हकदार नहीं है। राजी की फैमिली ने वहाँ पर उन्हीं के सामने रेस्टोरेंट में नॉनवेज लेकर खाना शुरू कर दिया। राजी ने कहा, राजेश जी ये लीजिए अपनी वैष्णवी माला, माँ बेटा दोनों आज से बैठकर इस माला को जपना शुरू कर दो। तुम मुझसे प्यार करते तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती, लेकिन पेट भर के खाना तो खिलाते, लेकिन तुमने हर चीज़ जोर ज़बरदस्ती से करवाना चाहा। इसमें तुम्हारा प्यार कहीं नहीं था। राजेश जी मैंने माना प्यार अंधा होता है, लेकिन जब खाई में अपने ही धक्का देने लगे संभल जाना चाहिए। राजेश जी मैं तो एक आम सी लड़की हूँ जिसकी कुछ आम सी इच्छाएं हैं। मुझे तो बस एक प्यार करने वाला पति, एक छोटा सा घर और एक बच्चा चाहिए था। इसके अलावा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने क्या किया, उसी प्यार को धोखा दिया, मेरी आंखों में नफरत का खंजर घोंप दिया। अब भगवान से दुआ करना इस जिंदगी में हम लोग दोबारा ना मिले। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।